हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आप सभी के लेके जो हमारी ई कॉमर्स सीरीज चल रही थी उसके अंदर यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 में आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं। उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का पहला चैप्टर, ठीक है। सारे चैप्टर लाइन वाइज है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मुझसे कमेंट बहुत सारी डिमांड की थी कि भैया 20 तारीख को ई कॉमर्स एग्जाम है आपके, है ना, ई कॉमर्स एग्जाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो भैया ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन जरूर कर लेना। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग बोलो खाली 30 क्वेश्चन करके जाना है, नहीं, वो 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें कर लो, लेकिन साथ साथ अपना जो पूरा सिलेबस है उसे ही पढ़ के जाना, अपने टेंडर देख के जाना, अपनी बुक देख के जाना, ठीक है। लेकिन वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। कि ये ACH ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऑटोमेटेड ये वर्ड है, ये आपका लिया गया है ऑटोमेटिक। आप जानते हैं ना ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो जाए, है ना, वही। देखते क्या होता है ये ACH। दोस्तों देखिए, दिस प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग मनी ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बहुत सिंपल, इन अ डिजिटल मोड। मतलब दोस्तों, ये ACH, ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस करता क्या है, मनी को यानी कि पैसे को सेंडर से रिसीवर के पास भेजता है। कैसे? डिजिटल मोड में, यानी कि आप इस डिजिटल मोड का बोल सकते हैं ऑनलाइन मोड। कैसे? ऑनलाइन मोड। कि भैया ये खड़ा मेरा कौन, सेंडर, और ये मेरा रिसीवर। मान लो ये दिल्ली के अंदर है, ये जयपुर के अंदर है। इसने इसे पैसे भेजे कितने, 10,000। कैसे भेजे? ऑनलाइन। तो ये क्या है, ये है ACH ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब दोस्तों, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था NEFT और RTGS। क्या? NEFT और RTGS का एक एग्जाम्पल है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के एग्जाम्पल क्या है हमारे, NEFT और RTGS, क्योंकि ये ऑनलाइन होते हैं ना, ये पैसा आपका ऑनलाइन तो भेजते हैं, है ना। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको। आगे दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, 170 मेंबर बैंक्स एंड 1203 सब मेंबर बैंक्स। कि इस ACH के कितने मेंबर हैं, तो भैया 170 तो इसके मेंबर है बड़े वाले बैंक, और 1203 है कि छोटे छोटे बैंक होते हैं ना, जो गांव वगैरह में खुल जाते हैं छोटे मोटे बैंक, वो सारे, ठीक है। और दोस्तों 175 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे। दोस्तों ये ACH के थ्रू 175 मिलियन ट्रांजैक्शन हर दिन होती है दुनिया में, है ना। तो ये भी याद रखना आप, ठीक। आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग। दोस्तों सेम वही, जहां लिख के आगे ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड, तो मतलब ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ। क्योंकि बात ही हम पढ़ ही क्या रहे हैं भाई, हम पढ़ ही रहे हैं ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, कि जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है वो सब हमें पढ़ना है। तो ये ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग। अगर दोस्तों देखिए, आप BCom से हैं, आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक। अब आप BCom से हैं तो आपने कॉमर्स में लेजर पोस्टिंग तो जानते होंगे। जब हम एंट्री करते थे परचेज की, सेल की, तो हम उसकी लेजर पोस्टिंग करते थे। हर किसी का एक पर्टिकुलर लेजर बनाते थे और फिर उसकी एंट्री करते थे, है ना, जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करते थे, याद है। तो वहां हम कैसे करते थे, हाथ से करते थे। लेकिन दोस्तों अब ये ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग का मतलब है कि जो भी आपकी लेजर पोस्ट होगी ना, जो भी आपकी एंट्री पोस्ट होगी, वो कैसे होगी, वो दोस्तों होगी आपकी ऑनलाइन में, ऑनलाइन वे में। समझ में नहीं आ रहा? देखो दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, याद कीजिए, हम लोग पहले क्या करते थे, जनरल एंट्री करते थे ना, यहाँ पे लिखते थे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे हम एंट्री करते थे। जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू CS अमाउंट। अब हमें इसकी लेयर पोस्टिंग करनी थी, तो पहले हम एक बनाते थे बैंक अकाउंट, है ना, एक क्या बनाते थे हम, बैंक अकाउंट बनाते थे, और एक बनाते थे मान लीजिए बैंक अकाउंट टू, मान लो सेल है, ठीक है, तो ये बनाते सेल अकाउंट। फिर सेल वाले की एंट्री बैंक वाले के में क्या लिखते थे, जहां बैंक के डेबिट में वहां लिखते थे टू सेल, और जहां पे सेल है तो सेल में लिखते थे हम यहाँ पे बाय बैंक, याद है ना। ये लेजर पोस्टिंग करते थे हाथ से। लेकिन अब जो लेजर पोस्टिंग होगी वो कैसी होगी, वो ऑनलाइन, कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सारी लेजर पोस्टिंग अपने आप ऑनलाइन हो जाएंगी, अपने आप सिस्टम कर देगा उसे। यहाँ देखिए, टीवी का मतलब क्या है, टीवी वाले टीवी नहीं, बीमारी नहीं है। इस टीवी का मतलब है ट्रायल बैलेंस। क्या? ट्रायल बैलेंस। एंड BS मतलब बैलेंस शीट। कि ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट मेंटेन बाय सॉफ्टवेयर। कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट है ना, सॉफ्टवेयर के द्वारा बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, आपका सारा काम ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो यही हमारा क्या था, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों
अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा ई पेमेंट रिस्क। इसके आगे लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको टॉप 30 टॉपिक्स बताए थे आपके एग्जाम के लिए, उनमें से एक टॉपिक ये भी था कि ई पेमेंट की क्या क्या रिस्क है। दोस्तों इस टॉपिक को बड़े ध्यान से बड़ा फोकस करके सुनना, ठीक है। अगर कोई लिख रहा हो तो रुक जाओ, भी आराम से समझ लो। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप बाद में लिख भी सकते हो, पहले समझ लो, बाद में दोबारा वीडियो स्टार्ट करके लिख लेना, है ना। देखो ई पेमेंट रिस्क, ई पेमेंट रिस्क का सबसे पहले आता है इंटरनेट बैंकिंग रिस्क। क्या? इंटरनेट बैंकिंग रिस्क। इंटरनेट बैंकिंग मतलब ई पेमेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिस्क। और उसका दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट बैंकिंग रिस्क। इंटरनेट बैंकिंग रिस्क होता क्या है? क्या होता है? तो भैया ये होते हैं आपके 9 तरीके हैं। पहला कौन सा? क्रेडिट रिस्क। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। तीसरा लिक्विडिटी रिस्क। चौथा प्राइस रिस्क। पांचवा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। छठा ट्रांजैक्शन रिस्क। सातवां कंप्लायंस रिस्क। आठवां स्ट्रेटेजिक रिस्क। और नौवां रेपुटेशन रिस्क। अब समझेंगे सबको आराम से बारी बारी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्रेडिट रिस्क कि भैया क्रेडिट रिस्क क्या होता है आपके इंटरनेट बैंकिंग के अंदर। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। देखो भैया मैं आपको समझाऊं क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी बैंक के अंदर ऑनलाइन खाता खुलवाया, ठीक है। पहले कहानी समझना, कॉन्सेप्ट। भैया कहानी अगर समझ ली ना मेरी, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी बोलोगे नहीं। देखो मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन बैंक में खाता खुलाया, ठीक। आपने घर बैठे फोन से अपना खाता खुला लिया। अब तो आपको पता है आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में जाने की नीड ही नहीं पड़ती। जैसे कि आपका एक बैंक है कोटक एक अकाउंट आता है 811, जो आप घर से ही फोन से खोल सकते हैं, आपको बैंक में जाना ही नहीं पड़ता, है ना। तो मान लीजिए आप किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, ठीक है। आपने अकाउंट खुलवा लिया, ठीक। अब भैया सीन क्या है, अब आपको चाहिए बैंक से लोन। क्या चाहिए? बैंक से लोन। अब ना आप बैंक से कभी मिले ना बैंक आपसे कभी मिला, खाली फोन पे आपने अकाउंट खोल लिया, तो बैंक को कैसे भरोसा होगा कि आप भैया ईमानदार हो, आप भैया लॉयल हो? क्या आपने बोला बैंक बैंक, क्या बैंक बैंक मुझे ना 1,00,000 रुपए दे दो। आपने फोन पे पट 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 मैसेज कर दिया कि भैया बैंक बैंक मुझे 1,00,000 रुपए दे दो। और बैंक जो जिसने आपको देखा नहीं आज तक, भैया वो आप पे कैसे भरोसा करे कि आप लॉयल हो, आप ईमानदार हो? क्योंकि उसने तो आपको देखा ही नहीं आज तक। सही बात है ना। तो क्रेडिट रिस्क कहाँ उठता है इंटरनेट बैंकिंग में कि भैया क्रेडिट मतलब उधार कैसे दें किसी को, कहीं भैया सामने लॉयल तो नहीं, पैसे लेके भाग तो नहीं आएगा। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोगों का नाम फेमस है देश के अंदर, जो पैसे लेके भाग गए बड़े बड़े बैंकों का, है ना। तो बैंकों को डर लगा रहता है कि भैया कि पैसा लेके भाग गया तो, क्योंकि आपको बता दो बैंक का कोई घर का पैसा नहीं होता। बैंक करता क्या है, दो लोग बैंक के पास गए, समझो आपको बैंक का प्रोसेस में आता, किसी बार ना पता हो तो देखो भाई समझो आराम से, दिक्कत मत दो, आराम से समझो। अरे मीडिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझो आराम से। मान लो ये आपका बैंक है, क्या है? ये आपका बैंक है HPB। क्या नाम बैंक का? HPB, हमारा प्यारा बैंक। बैंक का नाम क्या है? हमारा प्यारा बैंक, ठीक है। ये भैया बैंक का कौन खड़ा है? मान लो मैनेजर खड़ा है। कौन है? बैंक का मैनेजर। दो लोग इस बैंक के पास गए। कितने लोग? इस बैंक के पास दो लोग गए। एक गया भैया हमारा राम और एक गया हमारा श्याम। कौन कौन गए? एक हमारा गया राम, एक गया श्याम। राम क्यों गया? राम को जमा कराने थे अपने 10,000 रुपए। क्या? राम को जमा कराने थे अपने 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक। और शाम को चाहिए था मान लीजिए 8,000 का लोन। क्या? शाम को चाहिए था 8,000 का लोन। समझ में आ रहा है ना। राम क्यों गया? उसे अपने 10,000 रुपए डिपॉजिट कराने थे। और शाम क्यों गया? शाम को अपने 8,000 रुपए लोन लेना था, लोन, ठीक। अब राम पहले गया कि भैया मैनेजर मेरे ये 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। अब आप कहेंगे जमा कराने के तो कैशियर पे आते, मान लो यार मैनेजर को जानते हैं, मैनेजर को डायरेक्ट मैनेजर के पास चले गए। तो इन्हें बोला मैनेजर या कैशियर मेरे 10,000 रुपये क्या कर लो, 10,000 रुपये मेरे जमा कर लो। ठीक है, कैशियर लाओ भाई, 10 रुपये लिए साइड में रख दी, ठीक है, आप जाओ। राम भैया हमारे यहाँ से चले गए। अब शाम आता है कि भैया कैशियर भैया मुझे ना 8,000 रुपये की जरूरत है, मुझे लोन चाहिए। तो अच्छा तो क्या अभी कैशियर अपने घर पे फोन करेगा, अपने घर से मंगाया पैसा? नहीं, जो राम ने 10,000 रुपये दिया, किसी ने भी दिया, उन्हीं में से 8,000 रुपये गिने फटाफट और उसे दे दिए। कि बैंक करता क्या, दूसरे से पैसा लेता है और उसी में से आपको पैसा देता है। समझ में आया ना। बैंक अपने घर से पैसा नहीं डाला, एक से लेके दूसरे को देता है, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब आ गया, मैंने कहानी समझा दी आपको। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि कैसे भरोसा करें आप पे कि आप ईमानदार हो कि नहीं हो, ठीक है। आगे देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्या भैया? इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट का रिस्क क्या होता है? देखो भैया हर बैंक क्या चाहता है कि हमारे पास कस्टमर ज्यादा हो। क्या? हमारे पास कस्टमर ज्यादा। क्यों? कस्टमर ज्यादा
तो प्रॉफिट ज़्यादा। आपको पता तो होगा बैंक का प्रॉफिट आता कैसे आता है, नहीं पता? देखो आपको एग्जाम्पल दोबारा वही, राम आया था, शाम आया था। राम ने कितने 10,000 जमा कराए, शाम को 8,000 चाहिए थे, ठीक है। तो राम को बैंक बोल रहा है कि चलो मान लो कि भैया भैया मैं तुम्हें 10,000 रुपये ना 6% इंटरेस्ट दूंगा। क्या? 10,000 रुपये 6% इंटरेस्ट दूंगा साल का, ठीक है। तभी तुम्हें मतलब पैसा जमा क्यों कराता है कि बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। और शाम से बोल दिया भैया भैया मैं तुमसे मान लो मान चलो 10% इंटरेस्ट लूंगा लोन दे के। क्या? 10% तुम्हें इंटरेस्ट तुमसे लूंगा। राम से बोल रहा है कि तुम्हें पैसे रखने के तुम्हें 6% दूंगा, और शाम से बोल रहा है कि तुम्हें पैसे देने के 10% लूंगा। तो बीच में कितने परसेंट का गैप मेरे भाई? 4% का गया भैया। तो 4% किसकी पॉकेट में गए? 4% कहाँ गए? बैंक की पॉकेट में दिया। प्रॉफिट का बैंक का। इसलिए हर बैंक चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो, है ना। तो भैया अगर मान लो बैंक ने अपनी मनमानी दिखाई, मान लो जितने बैंक है अपने देश के अंदर सबके पास रेट मान लो चल रही थी 10% इंटरेस्ट की, इस बैंक ने क्या करा, नहीं नहीं भाई मैं तो 12% करूंगा। तो सब बंदे फट 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 इसके बैंक में से अपना अकाउंट क्या करेंगे? बंद करेंगे। अकाउंट बंद करेंगे तो क्या होगा? अकाउंट बंद करेंगे तो भैया इसकी मार्केट में गुडविल खत्म। गुडविल जानते हो ना, अकाउंट के बच्चे हो, गुडविल गुडविल खत्म, है ना। इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और जल्दी से ये खत्म हो जाएगा बैंक। इसलिए हर बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी डरता है कि मेरे को, आपको पता है अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन मोस्टली बंदे आते हैं अकाउंट खुलवाने। तो मान लो आपके ऐप पे आए, आपके ऐप पर लिखा देख लिया, अरे 20% इंटरेस्ट, फिर छोड़ना यार 20% इंटरेस्ट है, छोड़ो इस पर नहीं खुलवा रहे, तो कोई नहीं खुलवाएगा। इसलिए हर बैंक चाहता है कि कम से कम नहीं ऐसी रेट रखें कि हमें भी फायदा मिल जाए और हमारा कस्टमर भी हमसे अटैच रहे और कस्टमर भी आए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डरते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंज्यूमर कम आएंगे, कस्टमर कम आएंगे, ठीक है। अगला लिक्विडिटी रिस्क। कौन सा? लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है भैया? देखो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है भाई अनप्लान्ड फंडिंग। फॉर एग्जांपल देखो भाई बैंक को पैसा चाहिए होता है, अब मान लो नए लोग अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक में पैसा कैसे आएगा? फंड कैसे आएगा? और फंड नहीं आएगा तो दूसरे वाले को उधार कहाँ से देगा? ये भी रिस्क है ना। तभी तो देखो हर पॉइंट एक दूसरे से अटैच है। देखो पहला क्या था? क्रेडिट रिस्क, कि आपका पैसा देंगे क्यों अगर आप पे भरोसा नहीं है। दूसरा क्या? कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो नए बंदे नहीं आएंगे, नए हमारे कस्टमर नहीं आएंगे। तीसरा लिक्विडिटी, कि अगर नए कस्टमर नहीं आएंगे तो फंड कहाँ से आएगा? मतलब पैसा जब जमा ही नहीं करेंगे हमारे अकाउंट के अंदर, हमारे बैंक के अंदर, हम पे फंड कहाँ से आएगा? और लोगों को लोन देने के लिए लोन देंगे, उनसे ब्याज लेंगे तो अपना प्रॉफिट बनाएंगे, है ना। अगर देखो प्राइस रिस्क, अब प्राइस रिस्क का मतलब है प्राइस दोस्तों आपको बताऊं, बैंक क्या करता है? बैंक आपका पैसा लेके सारा का सारा दूसरे को नहीं दे देता। तो उसकी मेन कमाई सिर्फ ये 4% जो थे, उसकी मेन कमाई सिर्फ 4% नहीं है मेरे भाई। उसकी मेन कमाई सिर्फ 4% नहीं है। वो क्या करता है? वो आपसे पैसा लेता है, जो पैसा बचता है लोन देने के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। क्या? उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, फिर वहां से भी रिटर्न मिलते हैं। उस पैसे को क्या करता है? मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसका एग्जाम्पल लीजिए, देखिए एग्जाम्पल देखते रहो बस। बैंक का नाम क्या था? हमारा प्यारा बैंक। हमारा प्यारा बैंक, हमारा प्यारा बैंक के पास मैंने जमा किए मान लो आज की डेट में 1,00,000 रुपए, ठीक है। और मैंने कहा भैया 5 साल के लिए जमा रख लो, ठीक है। तो 5 साल बाद मान के चलो 5 साल बाद मेरे को इन्हें 1,50,000 रुपए दिए। मान चलो पता है कितने देगा? ये मान लो 1,50,000। और जब मैंने जमा किया इसे, तब इसने इस 1,00,000 को कहाँ करा? इन्वेस्ट कर दिया। क्या करा? इन्वेस्ट कर दिया। और 5 साल बाद जब मैंने से बोला हाँ भाई बैंक लाओ मेरे रुपए लाओ 1,50,000, तो मान लो इन्वेस्ट के बाद जब इसने वो बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदिया, कोई डिवेंचर खरीदे, कोई शेयर खरीदे, उन शेयर को बेच कर पैसे देगा मेरे। इनने उस शेयर को बेचा, उस शेयर को बेच के इसे मिले मान लो 3,00,000। तो 3,00,000 में इससे मुझे कितने देने? मात्र 1,50,000। बचे कितने मेरे भाई? 1,50,000 रुपए। जो बचे वो कहाँ चले गए? बैंक की जेब में चले गए। बैंक का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो अगर प्राइस हाई है, प्राइस रिस्क मतलब मान लो शेयर का प्राइस बढ़ गया या इसके शेयर का प्राइस घट गया मार्केट में, तो अभी इसका नुकसान है, कहाँ से पैसा लाएगा? सही बात है ना। आगे देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क। अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, सुना है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मतलब दोस्तों आपको पता है डॉलर, क्या डॉलर का प्राइस घटता बढ़ता रहता है एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज। तो भैया हमारा कोई बंदा विदेश में बैठा है, मान लीजिए हमारा कोई बंदा विदेश में बैठा है, उससे अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब मान लो उस टाइम बैंक के पैसे की वैल्यू डाउन हो रखी है, मान लो उसने वहां से भेजे, मान के चलो अगर मान लो उसने कुछ $80 भेजे, क्या $80 भेजे। अब इस टाइम का डॉलर एक डॉलर 80 रुपये का मान के चलते हैं, तो कितना हो गया? 8 8 जा 64, मान लो ये हो गया 6400।
तो 6400 आए, लेकिन अगर उस टाइम हमारे वैल्यू कितनी होती, हमारी वैल्यू होती 1-2 यानी 70 तो ज़्यादा आते, है ना। तो यहाँ भी इफेक्ट पड़ता है क्या कि भैया मार्केट की फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू ऐसे ही बढ़ती चली गई तो बैंक का तो घाटा होता चला जाएगा ना मेरे भाई, है ना। आगे देखो ट्रांजैक्शन रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिस्क का मतलब आप कहीं शांति से बैठे हैं, आपके दोस्त का फोन आया कि भैया भैया मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। आपने कहा ठीक है, आपने निकाला फोन, आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा, भैया पैसा इसमें आगे अटक गया, लिख के आ गया पेंडिंग, क्या लिख के आ गया पेंडिंग। अब आपके दोस्त को अर्जेंट नीड थी 1 लाख रुपए की और आपका पैसा पहुंच नहीं पाया, तो वो भी गुस्सा, या आप भी गुस्सा, और आपका गुस्सा किस पे निकलेगा? बैंक के ऊपर, भाई अटका कैसे मेरा पैसा, क्या मेरा पैसा अटका कैसे। तो आप उस बैंक में क्यों दोबारा ट्रांजेक्शन करोगे, है ना। जैसे तो एक बैंक के उसमें नाम नहीं लूंगा, अभी थोड़े दिन पहले हम 3-4 दोस्त थे, हम 3-4 दोस्तों उस सेम बैंक में अकाउंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, हम चारों का कुछ खाने गए बाहर, अब हम चारों ऑनलाइन पेमेंट करने वाले बंदे, हम चारों पेमेंट कर रहे हैं, हमारा बैंक ही नहीं चल रहा, हमारा बैंक का सर्वर डाउन। क्या हो रहा? सर्वर डाउन भैया, बैंक चल ही नहीं, हम चारों में से किसी का नहीं, वो तो कैश था खा लिया, वरना तो वहीं बैठे रहना पड़ता है ना। तो होता है कि जब सर्वर डाउन हो तो गुस्सा आता है यार, किसी का सर्वर नहीं चल रहा, है ना। तो ट्रांजेक्शन रिस्क होता है। अगला कॉम्प्लायंस रिस्क। अब कॉम्प्लायंस रिस्क क्या होता है? क्या होता है दोस्तों, अगर इसको जो आपका आता है वो आता है आपका कॉम्प्लायंस रिस्क का मतलब कि लॉ रेगुलेशन और रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए। दोस्तों हर बैंक के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल है, आरबीआई के कुछ रूल है, अगर आप उन रूल उन रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो दोस्तों आप मार्केट में नहीं टिक सकते। आप मतलब बैंक मार्केट में नहीं टिक सकता, ऑनलाइन बैंक चल ही नहीं सकता अगर आप उस रूल्स रेगुलेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर रूल्स रेगुलेशन अच्छे से चलेंगे तो लंबा टिकेंगे, लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। अगला देखिए स्ट्रैटेजी। क्या आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी मतलब भैया आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे होनी चाहिए कि तुरंत बंदा आपसे अटैच हो जाए कि भैया इसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, या इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, यहाँ पे हमें कुछ फालतू खर्चा नहीं करना पड़ता। मान लो मैं कोई एक बैंक है, हमारा प्यारा बैंक है ना, हमारा प्यारा बैंक है, मैंने सोचा इसका क्रेडिट कार्ड बनाऊंगा, और मेरे क्रेडिट कार्ड पे इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जैसे बहुत सारे बैंक होते हैं वहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं कि अगर आप साल में उस क्रेडिट कार्ड यूज करो चाहे ना करो, लेकिन आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा, है ना। अब इसमें नहीं है तो भैया मैं इसमें तो जाऊँगा ना कि भाई यहाँ देने नहीं पड़ रहे, यहाँ देने पड़ रहे हैं, तो जहाँ नहीं देने पड़ रहे मैं तो उससे डगर चलूँगा, है ना। तो क्या आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो मार्केट में रेपुटेशन बढ़िया होगी, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया नहीं हुई तो रेपुटेशन मार्केट में भैया मेरी आपकी डाउन चली आएगी बैंक की। अगर रेपुटेशन मार्केट में डाउन चली गई तो कोई बैंक में अकाउंट खुलवाएगा नहीं, बैंक में अकाउंट खुलवाएगा नहीं, बैंक का प्रॉफिट नहीं, बैंक का प्रॉफिट नहीं, बैंक जल्दी बंद। आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक जो पहले थे अब वो नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ और बैंक भी डाउन हुआ। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा ये ई पेमेंट रिस्क का सारा टॉपिक। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई हो। और अगर आपने जिन लोगों का कल 20 तारीख को एग्जाम है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों उस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 जगह मिल जाएगा। वहां से जाके फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से ये भी था जो मैंने आपको करा दिया। और दोस्तों अगर बताऊं उन 30 में से लगभग 20-22 क्वेश्चन इसे मिला के तो मैं करा चुका हूँ। कहाँ पे? अपने प्रीवियस चैप्टर में। दोस्तों प्रीवियस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो आएंगे वो भी है, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो प्रीवियस चैप्टर में से थे। मतलब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, है ना। तो उनको वीडियो को जरूर देख लेना। प्रीवियस सारी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जाकर देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए गुड बाय।